इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तीनों क्षेत्रकों में सकल घरेलू उत्पाद में किसकी हिस्सेदारी है सबसे अधिक। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी किसकी कितनी प्रतिशत है और सबसे अधिक किसकी हिस्सेदारी है। तो हम लोग इस देख रहे हैं 73 और 74 का कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं 2013-14 में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी है। लेकिन आलेख में हम लोग देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद में जहां तृतीयक क्षेत्र की सबसे अधिक हिस्सेदारी है, वहीं रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो इसका अर्थ है कि क्या कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग रोजगार के क्षेत्र में कहाँ पे लगे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन जबकि सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी किसकी सबसे अधिक है, तृतीयक क्षेत्र की है। कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6वां भाग कृषि से प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से कुछ लोग को हटा भी दें तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्पादन में, यानी कि कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। क्योंकि हम लोग देखें कि तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। प्राथमिक क्षेत्र कुल सकल घरेलू का उत्पाद का 6वां भाग ही प्राप्त होता है। तो वहाँ जो भी व्यक्ति रोजगार करे तो वास्तव में रोजगार नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है। उन लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देंगे तो उत्पादन में किसी तरह का प्रभावित नहीं होता है। यानी कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में क्या होती है, अल्प बेरोजगारी होती है। जहाँ लोग तो दिखते हैं कि हाँ प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। हमारी जो कृषि है, जो लोगों को रोजगार, जो सबसे अधिक लोग जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो रही है, तो क्या वो सबको रोजगार प्रदान करने में सक्षम है? नहीं। अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार तो दिख तो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं है। उत्पादन में उन लोगों को हटा देने पर भी, कुछ लोगों को हटा देने पर उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण है हमारी जो कृषि है, क्या है, मौसमी कृषि है ना। हम लोग सिर्फ, हमारी जो भारतीय कृषि है, हम लोग किस पे डिपेंड है, मौसम पे डिपेंड है। जब बारिश का मौसम आता है तभी हमारी कृषि होती है। अगर नहरों का व्यवस्था कर दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, है ना, सरकार अगर ऋण उपलब्ध करवाए किसानों को, उसको भूमि उपलब्ध करवाए, तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र में जो हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी जो दिखाई दे रही है, लोगों के पास क्या होगा, सिंचाई के साधन होंगे, सालों भर लोग कृषि कार्य करेंगे, है ना, अधिक उत्पादन होगा हमारा, तो जो कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाई है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। शॉर्ट में इसको मनरेगा भी कहते हैं। इस कानून के तहत जो व्यक्ति काम करने में सक्षम है और जिसे काम की ज़रूरत है, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो उन लोगों को क्या करती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं, काम पर लगे हुए हैं, जहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। सरकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन करके क्या कर सकती है, अल्प बेरोजगारी को दूर कर सकती है। यह अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही नहीं पाई जाती है, यह सेवा क्षेत्र में भी पाई जाती है। दैनिक मजदूरी काम करने वाले व्यक्ति, है ना, कुछ दिन काम करते हैं और जब उसको काम नहीं मिलता है तो क्या होता है, बेरोजगार बैठे रहते हैं। सरकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर क्या कर सकती है, इस बेरोजगारी को, अल्प बेरोजगारी को दूर कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। इसको हम लोग 2 स्टोरी के माध्यम से समझ रहे हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। पहला है, कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है ना। उसे चिकित्सीय अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय भी नहीं जाती है और इस दिन उसका वेतन उसको अवकाश मिलता है
उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे क्या मिला था, एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी से संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। दूसरा में हम लोग देखेंगे कमल, जो कांता का ही पड़ोसी है और एक नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे जाता है और रात का लगभग 8 बजे आता है। उसकी मजदूरी, उसको किसी तरह का अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता है, मजदूरी भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम पे जाता है उस दिन उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। जिस दिन उसको छुट्टी लेता है उस दिन उसको कोई वेतन नहीं प्राप्त होता है। ना ही उसको जब वह मजदूरी करना प्रारंभ किया था तो किसी प्रकार का कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था। जब मर्जी तब उसे दुकानदार क्या करता है, हटा भी सकता है। तो हम लोग यहाँ देखें एक कांता और कमल के माध्यम संगठित और असंगठित। तो हम लोग जानेंगे कि संगठित क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा। जो कांता है वो संगठित क्षेत्र में काम करने वाली है ना, वहाँ पे वो काम करती है। तो हमने वहाँ पे क्या देखा, जो कांता है जो पर डे एक नियमित समय पे जाती है ना, एक नियमित समय पे वापस आती है, उसको वेतन जो मिलता है में मिल जाता है ना। और वो किसी तरह का कोई अवकाश होता है तो उसमें उसकी वेतन नहीं काटी जाती है। वह अतिरिक्त कोई काम करती है तो उसके बदले में अतिरिक्त वेतन मिलता है। तो संगठित क्षेत्र में है वो सरकार द्वारा पंजीकृत है, सरकारी नियमों विनियमों का उसमें अनुपालन होता है संगठित क्षेत्र में। जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। संगठित क्षेत्र के जो रोजगार है वो सुरक्षित होते हैं, रोजगार उसके नियमित होते हैं, रोजगार की अवधि नियमित होती है, अतिरिक्त समय में काम करने, सावेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का प्रावधान है ना। जबकि हम लोग देखें कमल में है ना, वह क्या करता है, एक पास का किराना दुकान में काम कर रहा है। जब उसको किराना दुकान में काम मिला तो उसे किसी तरह का औपचारिक पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। तो हम लोग देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में यह जो क्षेत्र है वह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और नियमित नहीं होते हैं, जिसमें रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। जब मर्जी तब उसको दुकान से निकाल दिया जाता है। इसमें रोजगार की अवधि भी नियमित नहीं होती है और अतिरिक्त समय काम करने पर भी उसको वेतन नहीं प्राप्त होता है। अगर वो छुट्टी अवकाश ले ले तो उस दिन का, अगर वो काम पर नहीं जाएगा तो उसको उस दिन की पेमेंट क्या होती है, काट ली जाती है। अब हम लोग देखेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। हम लोगों ने अभी देखा नियोजन के आधार पर, अब हम लोग देखेंगे स्वामित्व पर आधारित। तो स्वामित्व के आधार पर भी 2 क्षेत्रक है, एक सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा निजी क्षेत्रक। देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या होता है, इसकी जो अधिकांश परिसंपत्तियां होती है सरकार का उसमें स्वामित्व होता है और इसमें सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे रेलवे, डाकघर, खास करके वो उन सभी सेवाएं जिसमें खर्च ज़्यादा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र में का जो ध्येय होता है लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सरकार इसमें सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। जितने भी बड़े काम होते हैं, सड़क का निर्माण, बिजली का उत्पादन करना, ये सभी काम जो होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। जैसे नहर बनाना है ना, बांध का निर्माण करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और सरकार खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार काम करती है ना, वो एक ऐसा मूल्य निर्धारण करती है जो सभी लोगों के पहुँच तक हो सके। सरकार यहाँ क्या करती है, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई कर या अन्य तरीके से भी करती है। अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की अनिवार्यता है। दूसरा हम लोग देखेंगे निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक में जो परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी किस पर होती है, एक व्यक्ति पर होता है, एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब हम लोग देखेंगे निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक में जो होता है उस परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का होता है ना। उसके स्वामित्व सेवाओं के वितरण की जितनी जिम्मेदारी होती है एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां क्या आती हैं, निजी स्वामित्व की कंपनियां। और इन निजी स्वामित्व की कंपनियों का मुख्य उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो आज हमारा ये चैप्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक।